स्टूडेंट कॉल पे बैठा है, ये आ गया कुछ पीपल भी आएगा। Ritesh, am I audible? Yes, sir. You are. Okay. Deepak, can we check your audio, please? Hello, check 1 2 3 3 2 1. Yeah. Am I audible? Yes, आप audible हैं. Thank you, sir. चालू करेंगे। So we can start. Good morning, everybody. This is जैसा आपको मालूम है कि आज से हमारा एयर राइफल का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और इस ई पाठशाला में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली डू नॉट ओनली पुट अप क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सिर्फ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालें. आज का हमारा एयर राइफल का सेशन इज गोइंग टू बी टेकन बाय मिस्टर दीपक कुमार दुबे. जैसे आपको मालूम है, दीपक जी इज एनसीओई के कोच हैं और इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं. ही इज आल्सो डन हिज सी लाइसेंस आईएसएसएफ का कोर्स. ही इज आल्सो ए लाइसेंस होल्डर एज अ जज. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक जी, प्लीज टेक द फ्लोर एंड स्टार्ट द सेशन. नमस्कार, आप सभी एथलीट्स का ई पाठशाला में स्वागत है और मैं शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, खेलो इंडिया का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि आपके सामने रूबरू हो सकूं, आप लोगों को कुछ शूटिंग की बारीकियों को समझा सकूं और एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम निगलेक्ट कर देते हैं और उन चीज़ों को अगर हम दिन प्रतिदिन उसको व्यवहार में रखेंगे तो हमारी शूटिंग ग्रास रूट से लेकर एक एलिट में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है. तो जो प्रोग्राम हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनआरआई ने मिलकर चलाया है, ये सिर्फ इसका मकसद यही है कि आप तक ग्रास रूट तक या जिन्होंने अभी तक शूटिंग शुरू नहीं किया है या जो शुरू कर चुके हैं उन सबको उसकी छोटी छोटी चीज़ों से बताया जाए, जैसे कि रेंज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टारगेट का क्या वैल्यू है और कैसे सेटअप करते हैं,
लाइट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, राइफल शूटिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक एथलीट को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई दूर दराज गांव में बैठा है, अगर वो इस स्पोर्ट्स को चुनना चाहता है, इस स्पोर्ट्स को खेलना चाहता है, तो कहाँ से शुरुआत करे। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। एक स्लाइड लगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनआरआई ने चलाया है, तो मैं उन सब अपने जो सीनियर्स हैं जिन्होंने ये कदम उठाया और आप तक ये जानकारी पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और शूटिंग, जैसा आज आप लोग जानते हैं, आज शूटिंग स्पोर्ट्स किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आप सब लोग इस स्पोर्ट को समझ चुके हैं। बस थोड़ी सी ये होती हिचक है कि ये गन है तो उसको हम कैसे ज्वाइन करें, कहाँ पे ज्वाइन करें, कैसे कंस्ट्रक्ट, रेंज कैसे जाएं। बहुत सारी एकेडमियां बन गई हैं। आज की डेट में स्कूल लेवल तक शूटिंग हो रहा है। और जैसा कि आपने पिछले खेलो इंडिया प्रोग्राम आपने देखेंगे, पार्टिसिपेट किया हुआ, तो गवर्नमेंट ने यही कोशिश करी है खेलो इंडिया के तहत कि हर एथलीट को ग्रास रूट पे वो सुविधाएं दी जाएं, वो जानकारियां दी जाएं, जिससे वो इस खेल को आगे बढ़ा सकें और जानकारी ले सकें और उसमें अपना करियर बना सकें। तो खेलो इंडिया का मुहिम सिर्फ यही है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। आप पढ़ाई भी करें और अपना उसके साथ में खेल में भी अपना करियर बनाएं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा आपने जानते हैं कि आज की डेट में इंडिया ओलंपिक लेवल पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं तो इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 चल रहा है। जो जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, ओवरऑल चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। और उसका श्रेय जाता है जो हमारे पिलाडिन्स हैं, जो हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने ओलंपिक में हमें वो मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपने तिरंगे को उस आसमान में फहराया जहां पे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हमारे श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर सर, जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया, और उन्हीं के पद में चलते हुए अभिनव बिंद्रा जी ने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में एयर राइफल में इतिहास रचा, गोल्ड मेडल लिया उन्होंने। और आज उसी की बदौलत आज हम लोग एयर राइफल और एयर पिस्टल में इतने सक्रिय हो गए हैं कि आज भी हम डोमिनेट कर रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगली स्लाइड, विजय कुमार जी ने 25 मीटर में उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में रैपिड फायर पिस्टल में उन्होंने सिल्वर लिया। और उसी ओलंपिक में 2012 ओलंपिक में श्री गगन जी ने ब्रोंज मेडल लेकर दोबारा इतिहास रचा। यानी एयर राइफल में हमें 2 मेडल आए, एक 2008 में, दूसरा 2012 में। तो ये इतिहास हमारा ये बता रहा है कि हम कितने प्रोग्रेस हो गए हैं इस स्पोर्ट्स को लेके। और जहां तक इसकी सुविधा की बात है, तो अभी आगे चलकर उसके बाद साई और एनआरआई ने मिलकर एक जूनियर प्रोग्राम चलाया था, और जिसके तहत बहुत सारे बच्चों को उसमें लिया गया। जैसे आप ट्रायल देते हैं, आप नेशनल खेलते हैं, तो उसमें से जो टॉप रैंक जो होता है, टॉप 10 और 8 लाख, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया। और उस प्रोग्राम के तहत जो सुविधाएं दी गई, और उसी के बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज पिछले ओलंपिक में हमारे 12 कोटा थे, और इस ओलंपिक में 2020 जो पेंडेमिक की वजह से अभी पोस्टपोन हो गया 2021 में, तो आज हमारे पास हमारे शूटर्स ने जो है 15 ओलंपिक कोटा लिया हुआ है। तो इस इवेंट में, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, तो एयर राइफल की जैसे अभी हमारी शुरुआत हो रही है, तो एयर राइफल में आज वर्ल्ड नंबर 1 है दिव्यांश पंवार, और ओलंपिक कोटा उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक इस अभी अगले महीने हमारा कंपटीशन होना था, लेकिन इस सिचुएशन में भी आज भी इंडिया नंबर 1 है। सेकंड दीपक कुमार जी हैं, जिन्होंने एयर राइफल में कोटा लिया। अंजुम मुदगिल, जिन्होंने पहला कोटा लेकर भारत को यह साथ दिलाया कि आज भी हम इस खेल को उस मुकाम पे ले चलते हैं। अपूर्वी चंदेला, उन्होंने भी एयर राइफल में कोटा लिया। तो एयर राइफल के चारों कोटाज हमारे पास हैं। फॉलोड बाय, अगर हम पिस्टल की बात करें तो सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल, इन चारों ने कैटेगरी में, मैन और वुमेन कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में हमारे पास क्या नाम है, देश को कोटा दिलाया। और अगर 25 मीटर की बात करें तो स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन में
राही सरनोवत और चिंकी यादव ने भी कोटा लिया। और 3 पोजीशन राइफल का एक इवेंट है, 3 पोजीशन, जिसमें भी हमारे पास 3 कोटे हैं। संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सबसे यंग बच्चा 3 पोजीशन का ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन्होंने कोटा लिया 3 पोजीशन में दोहा के अंदर। और तेजस्वी सावंत इन्होंने भी 3 पोजीशन में कोटा लिया। और अगर शॉटगन की बात करें तो मिराज अहमद खान और अंगद बाजवा, इन्होंने भी स्कीट इवेंट में जो है कोटा लिया। तो टोटल हमारे पास जो कोटा है वो हो गए हैं 15। तो ये बहुत गौरव की बात है और ये शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, फेडरेशन के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है, साई के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है, और हम सब कोचों और एथलीट के लिए भी ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हम हमारे हीरोज, हमारे बीच से निकल के जो 15 हमारे क्रीम है, उन्होंने ग्रास रूट से शुरुआत करी थी और आज वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आने वाले साल में जब वो टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे झोले में और बहुत सारे पदक आने वाले हैं। क्योंकि ये शुरुआत हुई है और जैसा ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ऐसे में हम कैसे अपने आप को तैयार रखें, कैसे हम इस अपने खेल को मेंटेन करें, क्योंकि आज की डेट में हम अपने स्टेडियम में नहीं जा सकते हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग की हमें जरूरत है। बहुत सारे मापदंड आ गए हैं जिससे हम उन चुनौतियों को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ई पाठशाला एजुकेशनल प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, ये सिर्फ हमें एक रिवाइव करने की जरूरत है, अपने अंदर दोबारा से एनर्जी और अपने खेल के प्रति लगन लाने की बात है। तो उसकी तहत मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसे रेंज स्टैब्लिश किया जाए। एक बेसिक रिक्वायरमेंट आप रेंज की क्या होती है, जैसे अगर 10 मीटर रेंज की बात करें हम, और 10 मीटर रेंज में बेसिकली क्या चाहिए आपको कि एक वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े एकेडमी नहीं है, बहुत बड़े रेंज नहीं है, तो आप ये चीज घर में भी कर सकते हैं, या 10 बाई 15 का रूम है, आप उसमें भी इसको आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक वेंटिलेशन एरिया चाहिए कंप्लीट, और वो सेफ्टी जिसमें ज्यादा हो, जिसमें पानी ना टपके और विंड हवा ये सबसे दूर हो, कंप्लीट वो वेंटिलेशन हो। और उसमें जो है डिस्टेंस हम माप कर सकते हैं 15 टारगेट जहां आपको लगाना है वहां से लेके जहां पे एथलीट खड़ा होना है वहां की दूरी 10 मीटर होना चाहिए, और थोड़ा स्पेस होना चाहिए जहां शूटर खड़ा हो सके, अपनी गन को प्लेस कर सके, चाहे राइफल हो या पिस्टल शूटर, जहां पे आराम से खड़े होके और अपना एमिंग कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं ये आपको ये दिखाना चाहूंगा कि अगर होम में आपको कैसे रेंज सेटअप करना है, क्या डायामीटर होना चाहिए, तो वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैसे ड्यूरिंग दिस सिचुएशन मैंने अपने ही रूम पे सेटअप किया था। क्योंकि जब ये बोला गया कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और टोटली आपको घर में रहना है, तो ऐसे में मैंने दिव्यांश के लिए एक रूम सेटअप किया था। और क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे अब ट्रेनिंग कैसे की जाए, और आप अभी वीडियो देख सकते हैं, जैसे मैंने, क्योंकि मैं अकेला रह रहा था और हमारे अगल बगल के फ्लैट में दिव्यांश रह रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया और मेजरिंग किया। तो एक रूम से लेके फिर लॉबी, फिर अनदर रूम, और जब हमने नापा तो भी हमें पूरा डिस्टेंस नहीं मिला। उसके बावजूद फिर हमने कपबोर्ड खोले और कपबोर्ड में फिर जाके हमने टारगेट सेट किया। आप स्क्रीन व्यू कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि अगर आपके अंदर चाहत है, काम करना है, तो आप होम रेंज, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला, हमारी अथॉरिटीज बोल रही हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि घर से आप हर एक काम करिए, अपने को सेफ भी रखिए और फिट भी रखिए, और इस कोविड-19 के ड्यूरिंग में अपने स्पोर्ट्स को जिंदा भी रखिए। तो उसके तहत एक पहल की थी हमने, जिससे कि मेरे पास सामने सामने 2 रूम था, बीच में लॉबी थी। जब उसको हमने मेजर किया, मेजर करने के बाद में हमने वो डिस्टेंस हमें मिला और हमने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, अगर आप आज की डेट में नहीं जा सकते हैं रेंज पे, तो फिर आप ऐसी भी प्रैक्टिस आप घर पे रेंज बना सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते उसका ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी मेजर पूरा फॉलो हो। आप अपने कोच से, अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई भी असुविधा हो तो आप मुझसे खुद ही पूछ सकते हैं कि कैसे रेंज सेटअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे एनआरआई की गाइडलाइन बहुत क्लियर है और आईएसएसएफ ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि एज रेंज का सेटअप कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेंटिलेटर रूम होना चाहिए, वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि शूटर काफी देर तक
प्रोलॉन्ग टाइम तक वो खड़ा रहता है और अपनी वो शूटिंग प्रैक्टिस करता है, तो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां मिलना चाहिए। इसलिए सॉरी, अगर वहां पे एसी इंस्टॉल्ड है, अगर किसी कारणवश नहीं है, तो भी आप फैन चलाइए, कूलर चलाइए या विंडोज ओपन रखिए, वेंटिलेशन वहां पे होना चाहिए। सेकेंड, एक चेंजिंग रूम होना चाहिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपना प्राइवेसी रखें, और उसके बाद जो सेफ्टी मेजर है उसको फॉलो करना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे एक इस बड़े रेंज में, जैसे आप जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये डॉक्टर कन्नी से शूटिंग रेंज है, ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड लेवल की रेंज है। और पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में यहाँ पे जितनी भी रेंज है, 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, 25 मीटर हो, शॉर्ट गन हो, फाइनल रेंज हो, इन सभी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो ये एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो ऐतिहासिक है। उनसे हमें बहुत कुछ आगे और सीखने को मिलेगा। यहाँ से और बहुत सारे हमारे ओलंपियन और पैदा होंगे। ऐसी ही रेंज हमारे पास आपके पूना में है, बालेवाड़ी में है, त्रिवेंद्रम में है और भोपाल में है। तो ऐसे मेजर जो सिटीज हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे शूटिंग क्लब्स हैं, एकेडमियां हमारे कोचेस ने बनाई हैं। आज की डेट में स्कूलों में रेंजेस आ गई हैं, जिससे बच्चा स्कूल से ही इस स्पोर्ट्स को खेल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिस्टेंस है टारगेट से लेके जहाँ पे होप प्लेयर, जहाँ पे शूटर खड़ा होता है, उसकी दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। रूम वेंटिलेशन होना चाहिए और बेसिकली जो सेफ्टी मेजर है वो फॉलो करना चाहिए, और ज्यादा कुछ इसमें और चाहिए नहीं। इसके बाद टारगेट आता है आपका तो बेसिकली मैं आपको टारगेट के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक टारगेट नहीं है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप मैनुअल में भी शुरुआत कर सकते हैं। जो मैनुअल रेंज होती है वो आप वहां से भी अपना शुरुआत कर सकते हैं। मिनी रेंज बोल सकते हैं उसको आप। जो बहुत सारे अभी स्कूलों में मिनी रेंज भी होता है, जिसमें आप बटन दबाएंगे, सेमी इलेक्ट्रॉनिक बटन आप दबाते हैं तो टारगेट आपका जाता है, आप फायर करेंगे तो टारगेट आपका वापस आता है। पेपर टारगेट होता है और उसमें सेम वही कंडीशन फॉलो होती है। और रेंज की लाइट क्या चाहिए आपको, टारगेट पे कैसी लाइट चाहिए आपको, जहाँ शूटर खड़ा है वहां पे कितनी लाइट चाहिए आपको, इसका भी ध्यान रखना है। इसका एक डिवाइस भी आता है, लक्स मेजरिंग में किया जाता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो जो टारगेट हमारा है, टारगेट पे 1800 से 2000 का लक्स, मतलब मिनिमम 1800 आप रख सकते हैं, 15 से 1800, बट मैक्सिमम 2000 तक आप जा सकते हैं। इन बिटवीन 500 लक्स, और जहां शूटर खड़ा होता है वहां पे 1000 लक्स। उसके बाद एफओपी में 500 या मिनिमम 300 लक्स ये मेजर हम कर सकते हैं। और इतनी लाइट रिक्वायरमेंट होती है इंडोर शूटिंग रेंज में, क्योंकि जब तक आप ये मेजरमेंट हम नहीं दे पाएंगे तो शूटर के शूटिंग करने में, उसको साइड पिक्चरलाइज करने में, उसको देखने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आईएसएसएफ ने एक गाइडलाइन दिया है, एनआरआई ने एक गाइडलाइन बनाया है, और बीच बीच में एनआरआई हर साल ऐसे कोर्स कराती है जिससे आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसमें बहुत सारे कोचेज हैं या फिर बहुत सारे ऑफिशियल हैं जो इन सब में हर शूटरों की मदद भी करते हैं। कंपटीशन के दौरान वो इस चीजों का ध्यान रखते हैं और इससे आने वाले हर शूटिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी मिलता है। तो बेसिकली मैं टारगेट की जो बात कर रहा था कि टारगेट एक मैनुअल हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। तो मैनुअल में आप देखेंगे, जैसा कि आप स्लाइड में आपको मिनी रेंज की लगाइए, स्लाइड में आपको ये देखेंगे कैसे एक मैनुअल टारगेट जो स्कूलों में, ग्रास रूट में, गाँव में आप ये लगा सकते हैं, चला सकते हैं। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, सांड की आंख, दादी चंद्रोदी जी ने, जिन्होंने उन पे शूट किया गया था। एक बेसिक रेंज जहां पे उन्होंने छप्पर डाल के और वहां से शुरुआत करी। आज उनके जितने भी आने वाले हैं, उनके नाती पोते जो भी हैं, आज वो भी इंटरनेशनल शूटर हैं। प्लस दादी ने वो इतिहास रचा, उनके नाम पे एक मूवी बन गई। तो शुरुआत कहाँ से करी कि एक बेसिक रेंज उन्होंने गांव में डाला, एक छप्पर पे एक जैसे टारगेट हैंग कर दिया। लेकिन उससे काफी कई जगह से हम मिनी रेंज हमारे देखने को मिलती है, और जहाँ पे बहुत सारे Deepak, there is a question which has come from an athlete कि what is the height of the target if we are from the ground level? Yes sir, the height of the, उसी के बारे में आगे आ रहा था सर। जो टारगेट है हमारा हाइट,
ग्राउंड से 140 सेंटीमीटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ग्राउंड से, जहां पे शूटर खड़ा है वहां, प्लस जहां आपको टारगेट फिक्स करना है वहां, उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 हो सकता है। आप में वहां पे वेरिएशन दिया जाता है प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर का, कि आप ये रख सकते हैं। जी सर। परफेक्ट परफेक्ट। ओके। और दूसरा, एक टेबल स्टैंड जहाँ पे शूटर खड़ा होता है। अब चूंकि ये तो वर्ल्ड बेस्ट रेंज है, तो यहाँ पे जो सारे सब कुछ रखा गया है, इट इज एक पैमाने के तहत बहुत अच्छे तरीके से रेंज बनी है। लेकिन फिर भी अगर आप एक टेबल भी रख सकते हैं अपने घर पे, आप एक टेबल की हाइट रख सकते हैं जिसकी मिनिमम हाइट 70 to 80 सेंटीमीटर। और जब आप कंपटीशन खेलते हैं तो वहां पे आपको 1 मीटर की हाइट अलाउ होती है। जैसे पिस्टल शूटर होते हैं जो बहुत सारे लंबे होते हैं, या मतलब उनको हाथ पहुंचता ही नहीं है, तो उनके लिए भी एक सुविधा दी गई है कि आप 1 मीटर तक, यानी 70 to 80 आपका ये बेंच हो सकता है, लेकिन 1 मीटर तक आप अलाउ है। तो जनरली आप ये देखेंगे कि जो हाइट होती है शूटिंग टेबल की, जो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, और ये सफिशियंट है। कोई एक आधा शूटर होता है जब बहुत ज्यादा हाइटेड होता है, उसी के लिए फिर हम अलाउ कर देते हैं हम लोग एज पर दो सीआरओ या जो जूरी जो बोलते हैं, तो उसके लिए बॉक्स, शूटिंग बॉक्स या कुछ एक्स्ट्रा लगा के वो अपना 1 मीटर तक मैक्सिमम अलाउ है। और टारगेट लाइट के बारे में हमने बता दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ ईएसटी के बारे में, क्योंकि आपके जो भी कंपटीशन होंगे, आप ट्रेनिंग तो आप मिनी रेंज में कर सकते हैं, सेमी इलेक्ट्रॉनिक पे कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो आपका कंपटीशन होना है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक रेंज पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट, यानी ईएसटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो वो आपकी ये रेंज है जिसमें आप शूटिंग करोगे, तो उसमें आपके सारे स्कोर रजिस्टर होता है, मॉनिटर पे दिखता है। आप मैनुअल करते हो, आप फायर करते हो, आप बटन दबाते हो, आपका टारगेट आता है, तो आप देखते हो कि ये सेंटर में लगा है, 9 है, 10 है, क्या है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक पे आप शूट करेंगे, तो जो भी आप शॉट चलाएंगे वो आपका शॉट डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाता है। तो जैसे दिस इज बेसिकली शूटिंग स्क्रीन, अगर वहां से आप गेस कर सकते हैं, तो जो भी आप शॉट चलाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। और जैसे मैनुअल में है कि आप बटन दबाओगे, टारगेट लेके आओगे, तो उसमें आपकी एनर्जी भी जाएगी, आपका कई कई जगह दूर होता है, तो शूटर का, राइफल शूटर को पोजीशन चेंज हो जाती है, तो बार बार उसको जाने में काफी वेरिएशन होता है, वो थक भी जाता है, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे तक आपको एक ही पोजीशन में रहना है। बट अगर आप ईएसटी रेंज पे आप कर रहे हैं, तो आपको आपकी एनर्जी सेव हो सकती है, और आपको और बेटर रिजल्ट आता है कि आप जैसे आपने शॉट चलाया, आपके स्क्रीन पे वो आपका शॉट दिख जाता है, आप उसी तरह आप करेक्शन कर सकते हैं, और आगे की आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ईएसटी रेंज में कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और अभी तो हम जो जिस रेंज पे खड़े हैं, यहाँ पे इस रेंज में चलाने के लिए जो ईएसटी तो जो सामान लगना है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये पेपर रोल है जो आपका, इसको आप फायर करते हैं, स्कोर इसमें प्रिंट होता है। और अगर आपको याद होगा, जब आप शूटिंग करने जाएंगे, चाहे स्टेट लेवल हो या मावलंकर लेवल हो या नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, ये स्क्रू शीट आती है जिसपे आपको कहा जाता है कि आप साइन करें। जब आप इस पे साइन करेंगे तो आप ये क्लियर हो जाता है कि आपने ही शूट किया है, और आपका स्कोर चेंज नहीं हो सकता। दूसरे, आप ये ब्लैक पेपर रोल है, इसके ये रोलिंग करता है, ये मशीन में लगता है, और जैसे जैसे आप शॉट फायर करते जाएंगे ये रोल होता जाता है। तो ये स्कोरिंग, ये चूंकि ये रेंज 2010 में कंस्ट्रक्ट हुई थी, अभी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो गई है। अभी हम नेक्स्ट जनरेशन शूटिंग में चले गए हैं जिसमें पेपर रोल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली में आप शूटिंग कर रहे हैं, या आई थिंक पुणे में आप शूटिंग कर रहे हैं, तो इसमें रोल लगाने की जरूरत है। अगर आप केरला में शूटिंग कर रहे हैं, भोपाल में शूटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस रोल की जरूरत नहीं है। पुणे is also upgraded now. Yeah, Pune 10 meter range is upgraded now. Upgraded. So खेलो this is इंडिया the के template. ये पिस्टल का टेम्पलेट है, और ऐसे ही आप देख सकते हैं टेम्पलेट है ये, और ऐसे ही थोड़ा सा उसका डायमीटर बड़ा होता है तो पिस्टल का हो जाता है। उसके साथ में एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शूटिंग करेंगे तो जो आपका स्कोर सिस्टम है, आप ईएसटी में 4 सेंसर हैं,
और वो शॉट कहाँ लग रहा है आपका, तो वही डिटेक्ट करता है और डिटेक्शन के बाद बताता है क्या एक्यूरेसी क्या है आपके शॉट की। 10.2 से लेके आप एयर राइफल में इनर शॉट माना जाता है 10.9 तक। तो इसके साथ में एक ये रोल है, जिसमें रोलर है जिसमें हम ये ब्लैक रोल फिट करते हैं। नॉर्मली ये ऐसे लगेगा और ये आपके मशीन में फिट हो जाता है, तो आपका पेपर रोल इसी के बेस पे नीचे घूमता है। जनरली ये देखा जाता है जब लोग करनी शूटिंग रेंज पे आते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है, और जिन्हें पता भी होता है तो सबसे ज्यादा वो परेशान सिर्फ इस रॉड के लिए होते हैं। अगर उनको प्रोवाइड कर दिया तो वो जेब में रख के चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वापस भी कर दें। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, अगर आप कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी की डंडी आप रख लीजिए, वो भी काम कर जाती है। तो जब भी आप रेंज पे जाएं तो इसका चीज आप सामान आप खुद लेके आए, क्योंकि ये यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो आप परेशान नहीं होंगे। दीपक जी, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कम कि जी घर के ऊपर ड्राई ट्रेनिंग करना या ट्रेनिंग करने के लिए जो एमिंग पॉइंट है, क्या उसकी भी हाइट 1.4 मीटर पे डॉट लगाएं दीवार पे, और इट कैन वेरी? सर, अगर डिस्टेंस आपका 10 मीटर का है देन आप 140 पे ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस कम है तो स्पेस वेरी करता है सर। हाँ, तो वो क्या कैलकुलेशन है उसका कुछ आप वो अगर आप जैसे 3.5 मीटर की दूर से कर रहे हैं तो आपको 160 हाइट जाएगी। अच्छा। और अगर आप थोड़ा और साथ में जा रहे हैं तो 150 के आसपास जाएगा। एक्यूरेट अगर 10 मीटर की दूरी आप करेंगे तो 140 आएगा +-5। +-5। यस ठीक सर। है, थैंक यू। नेक्स्ट। तो नाउ अब आपको मैं ये तो होगी हमारी रेंज और टारगेट का स्टैंडर्ड, टारगेट में क्या फॉलो करते हैं और रेंज कैसी होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयर राइफल करते कैसे हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक इसकी जरूरत क्या है। और सडनली आप किसी रेंज पे गए, अब मैं अननोन हूँ, मैं लेमैन हूँ, अगर मान लो मैं इस रेंज पे आता हूँ तो मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए और कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। तो बेसिकली एयर राइफल, चूंकि अब तो बहुत सारा ग्रास रूट पे चला गया है, सब लोगों को मालूम भी है, लेकिन कई ऐसे भी हमारे एथलीट हैं या पेरेंट्स हैं जो इस स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में देख रहे हैं। तो मैं उनको बताना ये चाहूंगा कि आपको आज के इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, बेसिक राइफल मिल रही है। और ह्यूम पाइप आपके डॉक्टर सिसर जी बना रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो उनकी भी राइफल बेसिकली अभी क्या रेट है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन एक स्टार्ट करने के लिए, एक बच्चे को स्टार्ट करने के लिए एक एयर राइफल वो भी हम शुरुआत कर सकते हैं वहां से। क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है, इसकी जो वेपन की एक्यूरेसी है वो सारा इंडिया में बनता नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और चूंकि आज की डेट में अगर आप इंपोर्ट करना चाहें दिस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा वेरी कर गई है। अगर 2 30 35 की राइफल नॉर्मली पहले आती थी, लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक, क्योंकि उनको क्वारंटाइन राइफल जो आपका गुड्स आ रहा है पूरा पूरा बुक करना पड़ता है, तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपये और बढ़ गए हैं उसमें। तो बेसिकली अगर आपको शुरुआत करना है तो उस मॉडल से आप शुरुआत कर सकते हैं और स्टेट लेवल और इवन नेशनल लेवल तक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Deepak लेकिन ji's next question is a very important question. A lot of kids are asking कि what is the cost of setting up for range घर के अंदर? जैसे अगर मैनुअल रेंज सेट करें और इलेक्ट्रॉनिक रेंज अगर ये सेट करना चाहें घर के अंदर, तो उसमें कॉस्ट वेरिएशन का क्या, एंड हाउ कैन दे प्रोक्योर इट? सो थोड़ा सा उस पे भी आप प्लीज बता दें बच्चों को। यस सर। सर बेसिकली अगर आप मैनुअल रेंज लगा रहे हैं तो अभी मैनुअल रेंज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं सर। तो उसका आप मतलब 7,000 से लेके 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 तक बहुत अच्छे क्वालिटी वाले आ रहे हैं। बट आप 7,000 में भी क्या नाम है आपको अच्छी सुविधा मिल रही है, वो जो सेमी इलेक्ट्रॉनिक टारगेट मिल रहा है वो आप घर पे लगा सकते हैं। और अगर आप EST लेन लगाना चाहें तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम इंपोर्ट नहीं हो रहा, अगर कोई इंपोर्ट कर भी रहा है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, जब वो फ्राइट चार्जेस देने पड़ रहे हैं। प्लस आपको कोविड-19 के तहत जो उसका सैनिटाइज किया जा रहा है वो बॉक्स हम सारा जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड से करते हैं, तो सारा का सारा उसमें प्लस आपका GST वो काफी आज डेट में कॉस्टली पड़ रहा है।
पिछला जो मुझे जानकारी मिली है कि जो पहले EST की जो इसका कैश प्राइस इंडिया में जो हमें मिल रहा था वो 245 के आसपास था, बट आज की डेट में 265 हो गया है, 2,65,000। थैंक यू। तो ये आपके बहुत सारे डीलर हैं यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि ये रेंज तो जेम इंटरनेशनल ने इंस्टॉल किया था, बट ऐसे बहुत सारे और भी डीलर हैं जो टारगेट भी मंगाते हैं, वेपन भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये तभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं जब आपको NRI से इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाए। अगर जो बच्चा क्वालिफाई कर गया, खेल गया, तो अगर आप वहाँ से करोगे तो वेपन वहाँ का जो सर्टिफिकेट मिलता है तो आप वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी रेंज सेटअप करनी है तो वो नेशनल राइफल एसोसिएशन के थ्रू अप्रोच करके इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, क्योंकि कस्टम्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट और वो सारी प्रक्रिया आपको NRI की तरफ से मिल सकती है सर। अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो मैनुअल लगा रहे हैं तो मैनुअल तो आज की डेट में कहीं नेट के ऊपर ढूंढ के सर्च करके काफी मैन्युफैक्चरर्स अब इंडिया में हैं। सर, वैसे भी बहुत सारे डीलर और सब डीलर हैं, तो उनसे भी आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और जहां आपको बेस्ट प्राइस मिले, जहां आपको बेस्ट डील मिले, आप वहां से अपना इंपोर्ट कर सकते हैं और इस स्पोर्ट को आप ले सकते हैं और खेल सकते हैं। वैसे राइफल की बात थी, तो राइफल भी सर इंडिविजुअल जो है अगर वो रिनाउंड शॉट हो जाता है तो वो इंपोर्ट कर सकता है, बट सेफ्टी रूल को देखते हुए ये थ्रू डीलर के ही आएगा। और बहुत सारे डीलर हैं इंडिया में आज जो प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि पहले चीजें मिलती नहीं थी, लेकिन आज की डेट में आप हर स्टेट में एक डीलर है जो ये शूटिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप डिमांड करिए उनसे तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर आपका वेपन आ जाता है और आप अपने स्पोर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं जाऊंगा कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे राइफल के बारे में, तो राइफल इवेंट जो है वो 2 रेंजों में खेली जाती है। एक होता है 50 मीटर और दूसरा होता है 10 मीटर। तो जो 50 मीटर में राइफल इवेंट्स हैं, जो ओलंपिक इवेंट है हमारे, वो है .177 एयर राइफल, मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी में है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेन में हमारे दोनों कोटे आ गए हैं, जिसमें दिव्यांश सिंह पनौर और दीपक कुमार, और वुमेन में है अपूर्वी चंदेला एंड अंजुम मुदगिल। ये दोनों कोटे हमारे पास आ गए हैं। तो ओलंपिक इवेंट का जो फुलफिल एक कंट्री को 2 कोटा होता है एक इवेंट में, ये चारों कोटे हमारे पास एयर राइफल मेन एंड वुमेन के आ गए हैं। प्लस आपको मैं एक चीज और बता दूं, हमारे एक शूटर और है इला बेलिन, जो अभी वर्ल्ड रैंकिंग 1 है एयर राइफल में। तो ये बहुत गौरव की बात है कि ये स्पोर्ट्स हमारा आज ग्रास रूट पे से लेके, अब मैं उसको बोलूँगा ग्रास रूट से कहीं आगे निकल गया है कि आज हम वर्ल्ड लेवल पे हैं, उस पैमाने पे हैं। और ऐसे कई एथलीट हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। अगर मान लो, अगर जैसे हमारी ये फ्रंट लाइन है, तो जो हमारे उसके बाद के शूटर हैं, चाहे वो श्रेया अग्रवाल हो और चाहे ऐसे कई नाम हैं, और जो हृदय हजारिका हो और किरण हो, तो ऐसे कई शूटर हैं उसी लेवल पे हैं, पंकज है। तो ऐसे कई शूटर हैं जो उस लेवल पे हैं कि अगर आज वो वर्ल्ड रैंक पे नहीं है बट इंडिया के टॉप क्रीम है, तो वो ये सब सुविधाएं तभी हुई जब उनको वो चीजें दी गई। कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर टैलेंट होता है, हम स्पोर्ट में लगन तो रखते हैं, लेकिन सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। कहीं वेपन नहीं मिल पाता, तो कहीं रेंज नहीं मिल पाता, तो कहीं बेस्ट सुविधाएं के साथ में कोई बताने वाला अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज को समझते हुए गवर्नमेंट ने ये ई पाठशाला डाली है कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो जब आप अपनी टेक्निक के बारे में सही जान पाएंगे, रेंज के बारे में जान पाएंगे, टारगेट के बारे में जान पाएंगे और कहाँ से क्या बेस्ट मिलता है, तो आप इस स्पोर्ट्स को हर कोई और आगे लेके जा सकता है। तो जैसे मैं इवेंट के बारे में बता रहा था आपको कि एयर राइफल में हमारे ओलंपिक इवेंट है, ऐसे ही 50 मीटर में 3 पोजीशन, जिसमें आप नीलिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, प्रोन पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, जिसमें भी ओलंपिक इवेंट है। ये तो मेन और वुमेन दोनों है इसमें। उसके बाद एक इवेंट और होता है
50 मीटर में प्रोन पोजीशन का। ये पहले ओलंपिक इवेंट था मेन का, लेकिन आज डेट में नहीं है, ये नेशनल इवेंट है। और NRI के गाइडलाइन पे ये हम लोग इसमें मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, मेन एंड और वोमेन दोनों इसमें है। और इसका स्क्वाड भी बनता है, उसमें उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके तहत फिर आगे वो 3 पोजीशन वो कर सकते हैं। दिस इज यू कैन सी इन द प्रोन पोजीशन, जो आपको लाइन पोजीशन में खेला जाता है। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक रेंज में भी किया जाता है, मैनुअल भी रेंज है, लेकिन 50 मीटर के बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो रेंज का है, टारगेट का है और इवेंट का है। और इसके तहत मैं आपको वेपन के बारे में बताऊंगा कि जो एयर राइफल के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि एयर राइफल हमारी शुरू से कमांड रही है। अभिनव बिंद्रा जी हो, गगन जी हो, या चाहे फिर आज दिव्यांश हो, दीपक हो, अंजुम हो, अपूर्वी हो, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं लूंगा तो शायद मेरे 40 मिनट में उन बच्चों का नाम ही होगा, क्योंकि पिछले नेशनल में हमारी जो स्ट्रेंथ थी शूटिंग की वो 6 to 7,000 एथलीट थे। तो ये बहुत गौरव की बात है कि इतनी संख्या में बिना किसी प्रचार प्रसार के लोग बस माउथ कम्युनिकेशन से या फिर अपने इंटरेस्ट के बल पे इस स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। एक पहले क्या होता था कि लोग डरते थे, भाई गन है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स समझते नहीं थे। फिर भी सुन ले गन है तो गन से ही वो हेजिटेशन आ जाता, नहीं इससे दूर जाओ, इसे मत, इसको इसमें नहीं जाना है, आप दूसरे इवेंट पे ले लो। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, अगर आपका बच्चा बहुत सीधा है, वो कहीं इधर उधर दाएं बाएं भी नहीं देखता है, इतना सीधा है, उसको आप हॉकी पकड़ा दीजिए और 7 दिन उसको हॉकी के साथ खेलने दीजिए, 8वें दिन उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत जूनियर बच्चों के साथ में डील करते हैं, या उसके स्क्वाड में भी है, उसके बाद में भी। और आपका बच्चा कितना भी शरारती हो, उसको अगर आपने राइफल पकड़ा दी या पिस्टल पकड़ा दी और आपने उसको शूटिंग स्पोर्ट्स में लेके आ गए तो बच्चा सुधर जाता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि शूटिंग ये सिर्फ खेल ही नहीं है, ये एक योग है। और इसमें आपका फोकस बढ़ता है, आपका जो बाहर की एक्टिविटीज है वो कट ऑफ करके आप एक दिशा निर्देश के तहत आप चलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हॉर्स है, घोड़ा है, अगर वो जंगल में है तो बहुत तंदुरुस्त होगा, क्योंकि वो खुला घूम रहा है और हर नेचर के साथ वो जुड़ा हुआ है, हरी हरी घास खा रहा है और बेस्ट तंदुरुस्त है। और एक घोड़े को आप अस्तबल में रख के, जिसको टाइम टू टाइम खुराक दी जाती है और उसको उसके कान भी आंख भी बंद कर दिया जाता है, वो सिर्फ केवल थोड़ा सा आगे फोकस देखता है। अगर दोनों घोड़े में अगर रेस होती है तो कौन सा घोड़ा जीतेगा? अगर आपके पास आंसर होगा बताना, बट मैं आपको कम्युनिकेट करता हूँ। अगर दोनों में रेस होगी, जाहिर सी बात है एनर्जी और ताकत सबसे ज्यादा उस घोड़े के पास है जो हॉर्स हमारा जंगल में है, क्योंकि वो पूरा नेचर के साथ रह रहा है, हरी घास खा रहा है और जहां जब मर्जी उठ रहा है, बैठ रहा है। दूसरा जो अस्तबल का घोड़ा है वो ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन जब दोनों में रेस होती है तो जो ट्रेन घोड़ा है, जो अस्तबल वाला घोड़ा है, ये ही दौड़ में जीत जाता है। रीजन, क्योंकि जो आपका जंगल वाला घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसके पास दिशा नहीं है, वो कहीं भी भाग सकता है, उसके अंदर पावर तो है, इसलिए वो बहुत ताकत से आगे निकल जाएगा, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा। उसका जो गोल है वो सीधा गोल पे नहीं जाएगा। अगर उसको दौड़ाया जाए कि अगर मैं 10 मीटर में यही बोलूं कि मैं लेन नंबर 1 से और 80 पे दौड़ना है, तो वो सिर्फ हो सकता है 20 से ही निकल जाए, कहीं वहां चला जाए। लेकिन जो ट्रेन घोड़ा है, इसलिए उसको ट्रेन किया जाता है कि टाइमिंग के साथ उसकी खुराक कितनी हो, उसकी डाइट कितनी हो, उसका कितना एक्सरसाइज हो और कहाँ देखना है, कैसे देखना है, प्लान के तहत उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो घोड़ा जीत जाता है। तो इसलिए जो ये स्पोर्ट्स है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। और इस स्पोर्ट्स के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और इसको आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो आप अपने आप को बहुत कम समय में भी इंटरनेशनल लेवल पे आप ला सकते हैं, अगर आपके पास सही गाइड हो और सही ट्रेनिंग हो और सही जगह पे आपको सही कोच मिल जाए और आपको सही रेंज मिल जाए और सही अच्छे सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स और कहीं से आपको अच्छे टीचर मिल जाए, तो आपका ये खेल बहुत अच्छा, आप इसमें खेल सकते हैं, बहुत आगे आप जा सकते हैं। जैसे कि ये खेल आज की डेट में अगर आप इसको अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं तो आज की डेट में वो भी प्लेटफॉर्म मिल गया है। पहले इनिशियली क्या होता था कि साल में सिर्फ एक कंपटीशन होता था, एक नेशनल होता था,
और नेशनल में अगर किसी कारणवश आपका अच्छा दिन नहीं रहा या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो दोबारा इंटरनेशनल जाने के लिए, ट्रायल देने के लिए आपको पूरा साल लगता इंतजार करना पड़ता था। पर आज की डेट में फेडरेशन ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप हर 2 महीने में आपको एक कंपटीशन है, आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं और अपना नाम टॉप 3 में लिखा सकते हैं। तो आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो आपकी जो दिशा निर्देश है, जैसे मैंने बोला कि हॉर्स अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो आप हर 2 महीने बाद आपको खुद को प्रूव करने का अवसर मिल रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, शूटिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। आई एम लकी कि आई एम हियर एंड आई एम डूइंग दिस स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन शूटिंग आज की डेट में अगर वर्ल्ड में, इंडिया में अगर रैंक कर रहा है तो ये शूटिंग है। तो इसलिए आप अगर ये स्पोर्ट्स को चुने हैं, अगर आज में करना चाहते हैं, तो जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी परेशानियां, जो आप नहीं समझ पाते हैं, इसी को दूर करने के लिए ई पाठशाला का आयोजन किया गया है। तो मैं एयर राइफल के बारे में बताना चाह रहा था कि इसमें बेसिकली ये है एयर राइफल, .177 एयर राइफल, जो 10 मीटर एयर रेंज पे खेला जाता है। आप इसको मिनी रेंज में भी खेल सकते हैं और इंडोर रेंज में भी खेल सकते हैं, EST पे भी खेल सकते हैं। और बेसिकली यही है कि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, वाल्थर है, फेनर्बो है, स्टेयर है, पार्देनी है, जो लोग एयर राइफल मंगा रहे हैं। बट जब से अभिनव बिंद्रा जी ने एयर राइफल में मेडल लेके आए, गगन जी मेडल लेके आए, तो ये लोग पार्देनी वाल्थर में इन्होंने मेडल लेके आए, वही राइफल यूज करी। तो हम सभी लोग मैक्सिमम इंडिया में आज की डेट में वाल्थर ही यूज हो रही है। तो जैसे इस के बारे में बताना चाहूंगा, इसका जो कैलिबर है .177 है। इसके पास के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसको फोरसाइट कहते हैं, कैलिबर है इसका, जहाँ पे आपका पैलेट थ्रो होता है। दिस इज बैरल है, इसके अंदर एक कंप्रेसर सिलेंडर लगता है, ये इसको सिलेंडर कहते हैं। और दिस इज अ 4 एंड पामरेस्ट भी आप बोल सकते हो। उसके बाद ये सेफ्टी फ्लैग है, इसकी भी अभी आपको बारे में इसके बताएंगे। और ये आपका चैम्बर है। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे यहाँ पे F और T लिखा रहता है। यू कैन सी दैट इज आल्सो सेफ्टी लीवर। जब आपको फायर करना है तो F में जाएगा, अगर आप गेंद रखी हुई है तो आपको T में रखना है। और दैट इज बैक साइड। और यहाँ पे आप आ जाएंगे, देखेंगे ये टिगर है और ये टिगर गार्ड, ये टिगर फिंगर प्लेसमेंट करते हैं। दिस इज द ग्रिप, हैंड ग्रिप बोल सकते हो आप, पिस्टल ग्रिप बोल सकते हो, बट राइफल ग्रिप बोल सकते हो। एज यू से बेसिकली वी कैन से ग्रिप। और ये चीक प्लेट है और ये बट प्लेट है। तो कुछ रूल्स हैं इसके, जिसमें अभी टोटल वेट जो है 5.5 kg का होता है इसका। और बाकी ये इंडिविजुअल के अनुसार ये बॉडी के साथ सेट की जाती है। इसकी सेटिंग कैसे करना है, कैसे आगे इसमें शूटिंग करना है, क्या क्या फॉलो करना है, ये मेरी आपके अगले वाले आने वाले क्लासेस में रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एयर राइफल होती कैसे है और दिखती कैसे है, और इसके पार्ट्स के बारे में। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसके पार्ट्स आप एक बार डिस्प्ले करिए। तो आप ये देख सकते हैं कैलिबर .177 और 4.5 mm भी कहते हैं, 5.5 kg मैक्सिमम अलाउ वेट है इसका। और बाकी जो पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। नॉर्मली क्या दिक्कत होती है, हम शूटिंग में चले जाते हैं, 1-2 साल नेशनल भी खेल लेते हैं, लेकिन हम इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं वही पता नहीं होता। तो इसलिए आप जिस इवेंट में आप जा रहे हैं, जो खेल आप खेल रहे हैं, उसको ग्रास रूट से समझिए, उसके एक एक पार्ट्स को समझिए, और उस पार्ट्स का आपके वेपन में क्या एक्शन है, ये जानना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, हमने बोलता है सेफ्टी लीवर किधर है, तो बोला क्या जिसको उठाने वाला। तो अगर आप अपने पार्ट्स के बारे में नहीं जानोगे तो आप ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में आप बात नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा राइफल और उसके इवेंट के बारे में। अब इसको सेफ्टी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेफ्टी फ्लैग है, यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा है ये सेफ्टी फ्लैग है। ये आपको हमेशा आपके वेपन में इंसर्ट होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको जब भी आप इसको रखोगे आप इसमें लगा हुआ होना चाहिए। रीजन बीइंग, सेफ्टी इन्वॉल्वमेंट इतना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये गन है, ये कोई हॉकी नहीं है, कोई कबड्डी नहीं है, ये गन है और इससे इंजरी हो सकती है। तो
जब आपका सेफ्टी इन्वायरमेंट रहेगा, आप सेफ्टी के बारे में आप जानकार रहेंगे, तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। आए दिन आप सुनते होंगे कि किसी शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग हो गई, फला आदमी डर गया, कोई मर गया, और ऐसे वारदात हो जाता है और ये बोला जाता है कि शूटिंग कर दिया, उसने मार दिया। अगर उसको सेफ्टी के बारे में पता होता है तो इंसान वो गलती नहीं करता है। तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शूटिंग स्पोर्ट्स में जब भी आप कंपटीशन करने जाते हैं, मोस्टली ये देखा गया है, रेंज अफसर आके चेक भी करता है तो उनके पास सेफ्टी फ्लैग नहीं होता। बट आज की डेट में अगर आपके पास सेफ्टी फ्लैग नहीं है तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप मैच कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, और आपका कोच या कोई आपका जानकार, कोई सीनियर आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ गाइड करना चाहता है, वो बुलाता है, तो आप रेंज अफसर से पूछ के आप उससे बात कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। जो कुछ गाइड कर रहे हो वो आप उनसे समझ सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपनी लेन छोड़ें, आप मेक श्योर सेफ्टी फ्लैग लगा होना चाहिए। दूसरा, कभी भी नेवर पॉइंट योर गन टुवर्ड्स एनीवन। नॉर्मली क्या होता है, और ये बहुत कैजुअल सी बात है और हम लोग गलतियां करते हैं, तो मैं अगर आपके अंदर ये हैबिट होगा तो आज से अभी से ही इसको आप छोड़ दीजिए। नेवर पॉइंट योर गन। आप कभी किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करना है। आपको गन पॉइंट करना है तो सिर्फ टारगेट, टुवर्ड्स टारगेट। आपको जो भी काम करना है, अपना शूटिंग करना है और गन को क्लीन करना है, जो भी कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, आपके कोचेस चेंजेस भी करते हैं, तो भी आप टुवर्ड्स टारगेट, सेफ डायरेक्शन में आपका गन होना चाहिए। और कभी कभी हम गन कैरी करते हैं, जैसे मान लो इस रूम से उस रूम में जाना है, या इस लेन से उस लेन में जाना है, या इस रेंज से उस रेंज में जाना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे उठा के चल देते हैं। नेवर डू दिस। या फिर हम कपड़े चेंज करने चले गए, अपने किसी दोस्त को बोला कि आप मेरा राइफल पैक कर दो। अब बेसिकली यही आपको चेक करना है कि उसका चैम्बर खुला होना चाहिए, सेफ्टी फ्लैग लगा होना चाहिए। पहली बात तो किसी का गन आपको टच नहीं करना है। अनअटेंडेड कोई भी गन हो उसको टच नहीं करना है। ये एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है। जैसे बचपन में ही आप देखो, कहीं भी आप जाओ, कहीं गन पड़ी होती है तो हम तुरंत उठाते हैं और उसको लेके सबसे पहले हम ट्रिगर पे फिंगर रख देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर है। और गन जो है, गन का व्यवहारिक रूप ही है। अगर आप 8-10 खिलौने आप अपने बच्चे को दे दो, फुटबॉल दे दो, हॉकी दे दो, और टेबल टेनिस का जितने रैकेट दे दो, या फिर हाथी घोड़े जो भी टॉय है आप उसके पास रख दो, और साथ में एक वेपन का भी टॉय रख दो, एक खिलौना रख दो, तो बच्चा उठाएगा। जिसको कोई भी चीज नहीं पता है वो सीधा डिमांड करेगा, वेपन ही उठाएगा, चाहे पिस्टल हो चाहे राइफल, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है और ये बाय बर्थ होता है कि हम कमांड करें। तो कमांड आपको करना है, बट सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो नेवर पॉइंट योर गन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब भी आपको कैरी करें अपने बॉक्स को रखें, बॉक्स में आप इसको रखिए और सेफ्टी के साथ लेके जाइए। दूसरा, सेफ्टी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपकी राइफल बहुत कॉस्टली है, इंडिया में बनती नहीं है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। कोई भी एक पार्ट गिर गया, डैमेज हो गया, तो आप कंपटीशन से आप हाथ धो सकते हो, तत्काल में चीज मिलेगी नहीं और आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए सेफ्टी के साथ इसको बहुत ही फोकस के साथ आपको देखना है, ठीक है। एंड सेकेंड, जब भी आप कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, और एक सबसे बड़ी गलती ये होती है, जब हम पैक करते हैं, जब हम राइफल पैक करते हैं तो क्या है, चैम्बर फटाफट ये लगाया फायर करते हैं। ये अभी रूल में नहीं है। अगर आपने कोई भी रेंज अफसर या कोई शूटर या कोई बर्ड पार्टी आगे है, कुछ काम कर रहा है, वो चाहे लेन नंबर 80 पे कर रहा हो और आप लेन नंबर 10 पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वहां पे सेफ्टी इन्वॉल्व होगा तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। आपके पास जो जूरी होते हैं, रेंज अफसर होते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए है, आपको पनिशमेंट करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर सेफ्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सेफ्टी आप प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि नेवर पॉइंट योर गन। अगर आपको गन उठाना भी है कंपटीशन के टाइम पे, अगर मैच खत्म हो गया है, आस्क परमिशन। और दूसरा, नेवर टच अदर्स गन, किसी दूसरे गन टच नहीं करना है। इन केस अगर उसने पैलेट लोड किया है या बुलेट लोड है और आपको पता नहीं है, आपने सीधा गए और उठा लिया और कुछ इंसिडेंट हो गया, तो उस बेस पे भी आपका शूटिंग करियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो लॉ अपना काम करता है, और वो तो बहुत दूर की बात हो गई।
आपका शूटिंग करियर उसी दिन और उसी टाइम से खत्म हो जाएगा। तो सेफ्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ध्यान रखना है। विदाउट परमिशन आप अपना गन को ना तो आपको कैसे बाहर निकालना है और ना ही उठा के केस में रखना है। तो दिस इज अबाउट द सेफ्टी। और इसमें किसी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एनी क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी और वेपन के बारे में? सेफ्टी के बारे में क्वेश्चंस नहीं है, बट लाइटिंग के बारे में बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसको बेसिकली एक दफा दोबारा से लाइटिंग का टॉपिक व्हाई डोंट यू ओके, मैं कोशिश करूँगा जी, आप लाइट वाला आप वो लगाइए, स्लाइड लगा दीजिए तो मैं इनको समझा देता हूँ। और एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द हाइट लिमिट ऑफ द बट साइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द राइफल? ओके, तो पहले मैं लाइट वाला कर लेता हूँ, उसके बाद उसको बताता हूँ। तो आप देखिए, आपके स्क्रीन आप देखिए, इसमें मैंने जो फोटो लिया हुआ है ये रेंज की फोटो, इसी करनी सिंह रेंज की फोटो है। तो आपने मैक्सिमम लाइट कवर किया हुआ है। तो इसमें नीचे आप वेरिएशन देख रहे होंगे कि इंडोर रेंज में और जनरल और टारगेट जो लिखा हुआ है, तो इंडोर रेंज 10 मीटर है। मिनिमम 300 जो लक्स लिखा हुआ है, ये आपको याद होगा जब आप शूटिंग के लिए आते हैं, जहाँ पेरेंट्स बैठते हैं या फिर जो शूटर बैठते हैं, जो आपको मैच देखते हैं, वहाँ पे आप 300 लक्स आप रख सकते हैं। लेकिन जो गैलरी है, जहाँ एफओपी एरिया है, वहाँ पे 500 लक्स अलाउ है। और जहाँ शूटर खड़ा होता है, जहाँ पे एफओपी एरिया एक्चुअल है, जहाँ टारगेट पे खड़ा होकर वो एमिंग करता है, शूटिंग करता है, यहाँ पे 1000 लक्स चाहिए, जहाँ पे शूटर खड़ा है। और शूटर से लेके टारगेट तक इन बीच में आपने देखा बहुत सारी लाइटें लगी रहती हैं, हर रेंज में लगी रहती हैं। इसका जो डिस्टेंस है इस बीच में 500 मिनिमम, वहाँ पे 500 मिनिमम लक्स होना चाहिए। और टारगेट पे अगर आप जाते हैं एक्यूरेट, जहाँ पे टारगेट आपका फिक्स किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो मैनुअल हो, उसकी जो लाइट है वो 1800 लक्स, मिनिमम 1500 लक्स, बट मैक्सिमम जो है 1800 लक्स आप जा सकते हैं। बट अभी जो करंट हमारा ईएसटी आ रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी एलईडी बल्ब होते हैं, उसमें उतनी लाइट सफिशिएंट होती है। अगर आप टारगेट के ऊपर लाइट नहीं डाल रहे हो तो आप जो नया टारगेट अभी आ रहा है, HSN का जो टारगेट आ रहा है, स्विच ने जो निकाला है अभी, ऐसे बहुत सारी और सारी कंपनियां हैं, मेटन है और इसके अलावा एक दो और हैं जो फ्रिक्वेंट कंपटीशन में यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप और ओलंपिक केवल स्विच पे हो रहा है, तो इसीलिए हम स्विच के बारे में ज्यादा आपको अवगत करा रहे हैं। तो अभी ये जो रेंज सेटअप है, इस पे हम आप देख रहे होंगे ऊपर से भी लाइट है। तो लेकिन अभी जो नया मॉडल हमारा हाइब्रिड जो आया है, हाइब्रिड में और क्या है, इनबिल्ड है लाइट, उसमें आपको 1800 से 2000 का लक्स मिलता है। तो अगर आप बाहर ऊपर से लाइट नहीं लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ वो टारगेट इंस्टॉल करिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि क्या नाम है, सिर्फ आप प्लेस करिए। नॉर्मल जो हाइट है, नॉर्मल जो लाइट है वो 500 लक्स आप कर सकते हैं। तो चूंकि जब मैं वो रेंज घर पे इंस्टॉल कर रहा था दिव्यांश के लिए, तो मेरे पास ना तो मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, नहीं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या किया, ट्यूबलाइट निकाल के पीछे लगाए और जो डबल टेप होता है उससे चिपकाया। तो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा उसके वो, लेकिन सेफ्टी भी देखना था क्योंकि कौन सा तार कैसे जोड़े, तो इसलिए कोई टेक्नीशियन करता तो बहुत आसानी से होता, लेकिन चूंकि हमें वो इनबिल्ड करना था और उस पर हमें ट्रेनिंग करनी थी, तो वो सारे रास्ते मिलते चले गए। तो उसको हमने सेलो टेप से चिपकाया, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है तो ऊपर सेलो टेप से लगाया, तो कहीं नहीं है तो हमने चेयर रखे, उसके ऊपर ट्यूबलाइट रख दी। तो ऐसे करके हमने वो लाइट्स मेंटेन किए। तो आपको ये सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आप नया हाइब्रिड इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी जैसे करनी सिंह रेंज पे आप यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ परफेक्ट लाइट है। आप भोपाल में जाइए, आप वहाँ पे परफेक्ट लाइट है। त्रिवेंद्रम में आप जाएंगे, आप वहाँ परफेक्ट लाइट है। आप पुणे जाएंगे, वहाँ पे आपको परफेक्ट लाइट है। या स्कूल कॉलेज में जो आपकी रेंज है, या फिर होम रेंज में आप जो बनाना चाहते हैं, अगर आप EST का हाइब्रिड अगर आप इंपोर्ट किए हुए हैं, आप उसको लगाना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। जो इनबिल्ट लाइट है उसमें वो सफिशिएंट रहेगा टारगेट पे। सिर्फ आपको जहां शूटर खड़ा होना है, जहां आपको खड़ा होना है, वहां की लाइट का ध्यान रखना है। वो 1800 से लेकर 700 से लेकर 1000 के बीच में उसकी लाइट होनी चाहिए। सर लाइट क्लियर हो गया तो मैं बट का बताऊं? हाँ, बट का बता दें प्लीज, लाइट क्लियर होगी। वैसे ये बट का जो लेंथ है ये कल का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो अभी पहले इसका अर्लियर रूल 2015 जब ये शुरू हुआ है, 18-19 के पहले क्या था, इसका सिस्टम था आप केवल 220
mm तक आप नीचे आ सकते थे, 220 mm के नीचे था. बट टुडेज द रूल इज चेंज. आप एज मच एज यू कैन, आप कितना भी आप नीचे लेके आ सकते हो, इसका कोई हाइट नहीं है. तो कल आप इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें. जो कोई हाइटेड बंदा होता है उसके लिए दिक्कत होती थी कैसे टारगेट को मैनेज करे, बट उनके लिए भी ये अच्छा हो गया. दूसरे, और ये जो आपका फोर्डिन है, ये जो पाम रेस्ट है, इसका भी हाइट चेंज हो गया है. पहले 90 mm था, अभी ये 120 हो गया, इसमें भी बढ़ गया. तो जिसके शॉर्ट हैंड है, 4M शॉर्ट है, तो उनके लिए भी अच्छा है. तो इसलिए राइफल काफी चेंजेस आए हैं, जिससे वो शूटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा भी है. और उन शूटरों के लिए बहुत अच्छा है जिनके 4 हैंड छोटे हैं या फिर जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है. उन दोनों के लिए ये 2 रूल जो अभी नए इम्प्लीमेंट हुए हैं, इससे बहुत बेनिफिट हुआ है उनको. यस सर. एनी एल्स सर? परफेक्ट. अभी तो क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे. वही सर, अच्छा, नेट पे दे शोइंग 3000 लेक्स लेवल. So minimum requirement is what is being discussed. Minimum range requirement. आप lux level you can increase it to whatever you want for television recording के लिए. But minimum lux level on the target has to be 1800. So आज का सेशन फिर हम यहीं से दीपक, are you audible? प्रणव, हेलो, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही. नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन दीपक. हाँ जी सर. हाँ, ग्रिप इज टचिंग द चेस्ट, व्हाट डू वी डू? ये कल का आपका टॉपिक है. ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं इसका. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑन सेफ्टी था. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल स्टार्ट अगेन टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock. So see you tomorrow.